डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में हम आगे जाके बात करने वाले हैं, जिन्होंने इस कड़ी को बेहतरीन तरीके से दर्शाया है, जिनके पास मोर देन 70 प्रिंसिपल्स है। जम्मू कश्मीर नोएडा में उनका बिजनेस बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी के साथ वो कर रहे हैं। ऐसे हम सबके लाडले श्री सुमित जी अग्रवाल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं आभारी हूँ इस सम्मानित मंच का, इस अवसर के लिए, नासिक सीपीडीए और महाराष्ट्र के अपने डिस्ट्रीब्यूटर बंधुओं का, इस आयोजन और इस आतिथ्य का। और मराठा अपनी इस भूमि जिसने ऐसे वीरों को जन्म दिया, जिसने काफ़ी नाजुक समय में काफ़ी मंदिरों का निर्माण भी किया और उनकी रक्षा भी की, इसके लिए मैं हमेशा इस धरती का आभारी रहता हूँ। मेरा अपना परिचय अगर मैं देना स्टार्ट करूं तो मैं चाहूँगा कि वहाँ से मैं इसका आरंभ करूं। मैं टीचिंग में था, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था और मेरी तीसरी पीढ़ी है इस बिज़नेस में, डिस्ट्रीब्यूशन बिज़नेस में। और फादर ने पहली बार 2008 में मुझे बुलाया कि लेह लद्दाख में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वहाँ मेरा जाना हो नहीं पा रहा, तो तुम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान दो। और आज की जनरेशन की तरह, काफ़ी युग की तरह, मैंने भी बोला है 5-6 महीने के लिए जाऊंगा, सेट करूंगा, आ जाऊंगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं है बिज़नेस में। तो वही मैंने किया, 5-6 महीने रहा, उस बिज़नेस को स्ट्रीमलाइन किया और फिर वापस मैं अपना यूएस निकल गया अपनी मास्टर्स करने। पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट था तो मास्टर्स मैंने वहीं पर की। 2010 में 6 अगस्त को लेह लद्दाख में फ्लैश फ्लड्स आए। तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी ने किया, मेरे को लगता है हर डिस्ट्रीब्यूटर बंधु ऐसा ही करेगा। उन्होंने बोला कि अभी यहाँ पर ज़रूरत है, फ्लड के टाइम पे लोग बाहर भाग रहे हैं, तुम वहाँ पर जाओ और स्टॉक का नहीं, अपने स्टाफ को देखो, स्टाफ के साथ रहो, उनका मनोबल बढ़ाओ। उनको ऐसा ना लगे कि इस मुश्किल समय में जो मालिक हैं वो तो बाहर हैं और हमको यहाँ पर काम करने भेज दिया। तो वहाँ पर गया मैं, 6-7 अगस्त को पहुँचा और वहाँ पर जब बातचीत हुई तो मैंने सबको बताया कि मैं तो अब अमेरिका में हूँ और वहीं पर अपना सेटल होऊंगा, सिर्फ कुछ दिनों के लिए आया हूँ। वहाँ पर हमारे मैं तीसरी पीढ़ी का इस बिज़नेस में हूँ, उससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि मेरा बिज़नेस भी तीसरी पीढ़ी का है। मेरे बिज़नेस में कई ऐसे मेरे साथी हैं जिनको हम कई कर्मचारी हैं जो कि तीसरी पीढ़ी तक काम कर रहे हैं। उनके दादा मेरे दादा के साथ काम किए, उनके फादर मेरे फादर के साथ काम किए और वो आज मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो इसीलिए बिजनेस भी तीसरी पीढ़ी का है। और उन्होंने बोला कि भाई साहब, हमारा तो इसका मतलब उद्देश्य ये रह गया कि हम आपको बड़ा करके अमेरिका में सेटल करें, क्योंकि अब हमारे पास तो कोई ऐसा स्किल सेट है नहीं है कि हमको कहीं और नौकरी मिलेगी, हमें कोई अमेरिका में, ब्रिटानिया में नौकरी मिल जाएगी। तो अब हम करेंगे क्या इसके बाद, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो बाबूजी बिजनेस बंद करेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा धक्का था। मुझे ऐसा लगा कि आज भी सोचता हूँ तो लगता है कि ये गलत चीज़ हो जाएगी और मुझे वापस आना चाहिए। तो 2011 में फिर मैंने डिसीजन लिया वापस आने का और इस बिज़नेस को एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह देखना शुरू किया। देखिए, हम किसी ब्रांड को ओन नहीं कर रहे, कोई भी ब्रांड हमारा अपना नहीं है। ब्रांड को हमसे चाहिए क्या? किसी भी ब्रांड को हमसे 4 चीज़ें चाहिए। एक, हम मार्केट में उधार को डिप्लॉय कर दें, यानी हम उधार लगा दें मार्केट में उनके ब्रांड के लिए। मार्केट में डिलीवरी दे दें, लास्ट माइल डिलीवरी दे दें। तीसरा, हम सारे कंप्लायंस के रिस्क ले लें। किसी के पास फूड लाइसेंस है या नहीं है, हम माल पहुंचा दें। किसी के पास जीएसटी है या नहीं है, सरकार बोलती है 10,000 के ऊपर का बिल मत बनाओ, वो सब छोड़िए, आप माल पहुंचाइए। वहाँ पर उधार लगा हुआ है फिर भी आप अगला बिल काट दीजिए। तो हर तरह के कंप्लायंस को हमने पूरा करते हुए उसको वहाँ माल पहुँचाना, लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स करना, क्रेडिट का रिस्क लेना, वो भी ऐसा क्रेडिट जिसमें कि हम केवाईसी नहीं लेते, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं लेते, इस तरह का क्रेडिट हमसे डिप्लॉय करवाना। और चौथा, वेयर हाउसिंग और एश्योर्ड सेल्स, यानी हमारी फैक्ट्रियों में जो माल बन रहा है उसका जो प्राइमरी का प्लान बनेगा वो मंथ एंड पे आपके पास आना ही आना है। अब आगे आपकी सेल हो रही है या नहीं हो रही है उसको अगले महीने की प्रोजेक्शन में हम करेक्शन लेंगे, बट इस महीने हमारा जो प्लान है वो पूरा कीजिए। तो केवल ये 4 सर्विसेज की अगर हम कॉस्ट जोड़ें तो वो कई गुना है 5% के ऊपर। आप किसी बैंक को पूछ के देखिए
कि ये सारा इस तरीके से उधार देना है, बिना केवाईसी, बिना उसके, और 5% ले लीजिए हमसे। वो 5% में केवल यही सर्विस देने को तैयार नहीं होगा, तो हम तो 5% में सारे काम कर लेते हैं। इसीलिए हमारा जो आगे फ्यूचर है हमारी इंडस्ट्री का और हमारे अपना, वो कहीं पर भी उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, उस पर कहीं भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। 1% केवल ये B2B, B2C ये सब जो काम कर रहे हैं, आज भी 90% काम जो है वो ट्रेडिशनल ट्रेड यानी GT हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू हो रहा है। केवल 10% में ये सारे मेट्रो, उड़ान, आपके जियो, ये सब समाये हुए हैं। हाँ, हम में से अगर हम एक एक को करके देखें तो हम इनके बराबर नहीं है, वहां पर हमें अपनी वीकनेस लगती है। इसीलिए ये एकता भी जरूरी है कि हम सब इकट्ठे रहें तो हम 90% हैं, अकेले रहें तो हम सब इनसे बहुत छोटे हैं। और आज जो हमें जरूरत है वो है अपने आप को पहले एक आत्मसम्मान अपना बढ़ाने की। हम पहले अपने आप को एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह समझें। ये इतनी सर्विसेज हम दे रहे हैं, और सर्विस प्रोवाइडर के लिए जरूरी है हम अपनी सर्विसेज की सही कॉस्ट लगाएं। तो मैंने एक शेयर करता हूँ एक सर्विसेज के एग्जांपल पे। तो मेरे पास कई नए ब्रांड आते थे कि सर आप हमारा भी काम कर लीजिए, तो मैंने एक फिक्स्ड चार्ज करना शुरू किया। मैंने पहली बार उनको बोला कि आप ऐसा कीजिए, मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर मत बनाइए, मुझे आप सेल्स ऑफिसर बना दीजिए। कहते सर क्या बात कर दी आपने। मैंने कहा नहीं, मुझे सेल्स ऑफिसर, TSM कुछ भी बना दीजिए, क्योंकि उसको कम से कम आप 20,000 रुपया फिक्स देंगे, और मेरे को आप 1 लाख रुपए की सेल देते हैं, उसमें से कहते हैं सर 5% मार्जिन है या 8% मार्जिन है, 8,000 रुपया मुझे कुल मिलेगा। तो अकेला पूरी आपकी चेन में सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा आदमी है जिसको आप कोई फिक्स अमाउंट नहीं देते, बाकी ऊपर से लेके नीचे तक सबको फिक्स अमाउंट प्लस वेरिएबल है। तो मेरा ये जो मार्जिन है ये मेरा वेरिएबल होना चाहिए। जो मेरी कॉस्ट है, मुझे क्या पता कि मैं आपके प्रोडक्ट वहां पर प्लेस करवा दिया, वो बिके ना बिके, क्योंकि प्रोडक्ट बेचने में कई ऐसे वेरिएबल्स, कई ऐसे कारण हैं जो आपके पास हैं। आपने MRP क्या सेट किया है, आपने उसके अंदर क्वालिटी क्या डाली है, क्या आप वैल्यू फॉर मनी क्या दे रहे हैं अपने कस्टमर को, मार्केटिंग कैसी कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कैसी कर रहे हैं, इन सब पे निर्भर करेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना बिकेगा। मेरा काम था ये सब सर्विसेज करना, और मैंने पहुंचा दिया। अब वो कंज्यूमर नहीं उठा रहा, वो मेरा दोष नहीं है, और मुझे मेरी सर्विसेज के पैसे मिलने चाहिए। तो उन्होंने बोला सर अगर हर तरीके से हम इस डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देते चले जाएंगे तो ये तो स्केलेबल मॉडल नहीं बनेगा। मैंने कहा हर ट्रक जो आपका मेरे फैक्ट्री से मेरे पास आता है, क्या कभी आपने उसके लिए ऐसा सोचा कि हर ट्रक को पैसा देना पड़ जाएगा, मैं कहां से कमाऊंगा? उसको आप हर ट्रक को उसका भाड़ा देते हैं, तो मुझे मेरी सर्विसेज का पैसा क्यों नहीं मिलता? वो कहते वो तो फिर कैसे होगा? मैंने कहा कंज्यूमर के लिए आप कॉस्ट बढ़ाइए, आप बेशक उसका MRP बढ़ाइए, आप उसको बेशक अपने पास एब्जॉर्ब कीजिए, बट मेरी सर्विसेज का डिस्काउंट मैं अपनी सर्विसेज फ्री में नहीं दे सकता। कोई उनका एक ही आंसर होता है कि कोई ऐसा नहीं बोलता, सिर्फ आपने ऐसा मांगा, बाकी तो कोई नहीं मांगता। मैंने कहा अगर डेमोक्रेटिक तरीके से चलना है तो अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर को एक हॉल में बिठाइए और उनसे पूछिए किस किस को 30 दिन का उधार चाहिए, सब हाथ खड़ा करेंगे तो कर दीजिएगा। तो इस तरीके से अगर डेमोक्रेटिक फैसले लेने हैं तो डेमोक्रेटिक तरीके से लीजिए और सबसे वोटिंग करवाइए, और अगर सही या गलत की बात हो रही है तो उसको सही गलत के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि जो हम मांग रहे हैं वो सही है या गलत है। इस तरीके से मैंने कई कंपनियों के साथ शुरू किया, अच्छी सर्विस देने की कोशिश की। सर्विस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करें, जो हम सर्विस दे रहे हैं, जैसे हम क्रेडिट दे रहे हैं तो क्रेडिट के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है? मेरे पास ब्यूरो का एक्सेस नहीं है, मेरे पास सिविल का एक्सेस नहीं है, तो क्या मैं किसी कंपनी के साथ टाई अप कर सकता हूँ? जरूर कर सकता हूँ। तो वो कोशिश की। मेरे पास लॉजिस्टिक्स, क्या मैं थर्ड पार्टी कर सकता हूँ? मेरे पास जो वेयर हाउसिंग है, क्या मैं उसमें कोई अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी ला सकता हूँ? इन सब चीज़ों को जब हम अपने आप को एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह देखेंगे तो कई तरह की हमारे पास, इसी में बेशक हम 5% में आज भी प्रॉफिट में काम कर रहे हैं, हम उसमें से और खींच पाएंगे। और इसका बेनिफिट, अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी का बेनिफिट हमको अपने पास रखना है, ना कि कंज्यूमर या कंपनी को पास करना है। ये हमको अपने पास रखना है। तो जब कंपनियों से शुरू किया, मेरे को बताने में अब क्या बोलूं मैं, मतलब कि आप ऐसी कई कंपनियों से मैंने टोटल मिला के वहां तक रेवेन्यू पहुंचा दिया अपनी कंपनी का, अपने डिस्ट्रीब्यूशन हाउस का, कि महीने का 11.5 लाख रुपए तक हम केवल इस फिक्स्ड इनकम से कमा पाए। तो ऐसा पॉसिबल है, किया जा सकता है। अभी एक आदमी कर रहा है या 2 आदमी कर रहे हैं, उनके पास सिर्फ एक जवाब रहता है, कोई और नहीं मांगता। तो वो शंका भी अगर आप सब दूर कर पाए तो वो भी ठीक हो जाएगा।
तो ये हमारी फिर सर्विसेज का कॉस्ट सही मूल्यांकन लगना शुरू होगा, और उसका चाहे उसका इफेक्ट एमआरपी में आए चाहे किसी में आए, हम अपनी सर्विसेज डिस्काउंटेड स्ट्रक्चर में क्यों दें, ये हमें सोचना पड़ेगा। और जैसा कि इसको मैं अंत करना चाहूंगा, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक वृक्ष की तरह है। वृक्ष में जो तना लगता है उस पे फल नहीं लगते, फल लगते हैं टहनियों पे। ये जितना भी हिंदुस्तान लीवर, ब्रिटानिया, डाबर, बड़ी बड़ी कंपनियां, ये सब आपका तने की तरह है। ये सब आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिट को थोड़ी बहुत सिक्योरिटी मार्केट में दे देते हैं, क्योंकि मार्केट में दबदबा है, प्रोडक्ट बिकता है, और 10 तरह की आपकी मार्केट में पहचान बना देते हैं, बट इनमें फल नहीं लगता। फल लगता है टहनियों में, यानी छोटे ब्रांड में। अगर आपने इतना बड़ा आपने अपना सेटअप बना लिया है, उसमें छोटे ब्रांड्स को चांस दीजिए, एमर्जिंग ब्रांड्स को चांस दीजिए। छोटा शब्द भी गलत है, बल्कि एमर्जिंग ब्रांड्स को आप चांस दीजिए, और उनके जो हाई मार्जिन होते हैं उनको हम एब्जॉर्ब करें और उनको अच्छी फैसिलिटी दें। आज अमेज़ॉन के पास कोई भी नया एमर्जिंग ब्रांड आता है, वो अमेज़ॉन के पास, मेट्रो के पास, जियो के पास क्यों जाना पसंद करता है? उसे सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक जगह पे जाएगा, पूरे पैन इंडिया की रीच मिल जाएगी। आज हमारे सब इतने सब डिस्ट्रीब्यूटर भाई एक साथ हैं, आज क्या एक जगह पे आने पे क्या उन्हें इन सब डिस्ट्रीब्यूटर की रीच मिल पाती है? क्यों हम ऐसी पॉलिसी नहीं बनाते? क्यों हम ऐसा उनको प्लेटफॉर्म नहीं देते? उनके लिए हम जितना काम आसान करेंगे उतना हमारे बिजनेस को फायदा होगा। क्यों ऐसा नहीं है कि वो AICPDF पे एक बार आएं और इंटरेस्टेड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं अपने ब्रांड को लॉन्च करें, हम उसकी बेशक फीस लें, और जो इंटरेस्टेड डिस्ट्रीब्यूटर है सिंगल प्लेटफॉर्म पे उनको सिंगल विंडो सिस्टम मिले ब्रांड्स को। तो इस तरह की कई पॉलिसीज हम अपने पास इंप्लीमेंट करें अपने बिजनेस को स्मूथ करने के लिए। क्यों हमारे पास अगर कोई चेक बाउंसिंग के केस हैं इस तरीके से हैं, क्यों हम एक कॉमन वकील ना रखें अपनी अपनी छोटी छोटी जो हमारी एसोसिएशंस हैं हर सिटी की, जो कि इस तरह का कार्यभार संभालने के लिए सशक्त है, जो कि काफ़ी बार इस तरह के केस लड़ चुके हैं, उन सबको आइडिया है। तो ऐसी कई सर्विसेज हैं जिन पे हम इकट्ठा होके अपनी एकता को, ये जो हमारे अंदर देखिए उनको प्रॉफिट, ये जो जितने भी ऑर्गेनाइज सो कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड हैं, इनको प्रॉफिट होगा। ये कहते हैं कि हमें ऑपरेशनल प्रॉफिट भी हो जाए तो बहुत है, हम ट्रांजैक्शनल प्रॉफिट में हैं। उनके पास मार्केट शेयर आएगा, हमारे पास मार्केट शेयर 90% है। दोनों में बहुत फर्क है। हम अपनी स्ट्रेंथ को उभार के ला नहीं पा रहे। यही प्लेटफॉर्म का, पॉलिसी मेकिंग का हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपनी स्ट्रेंथ को उभार के लाएं, एजुकेशन मटेरियल तैयार करें। जो एक आदमी, कई आदमियों में कई बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही होंगी, क्यों हम वो एजुकेशन मटेरियल एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे नहीं लाते जहां की हमारी नेक्स्ट जनरेशन उसको पढ़ के प्रेरित हो, जो नया डिस्ट्रीब्यूशन में आना चाहे उसे भी ये सब पता चले। ROI कैलकुलेशन की हमारी एक शीट हो, एक तरीके से हम कैलकुलेट करें। हर डिस्ट्रीब्यूटर उसी तरीके से कैलकुलेट कर रहा है तो कंपनियां बाधित हो जाएंगी उसको उसी तरीके से कैलकुलेट करने में। मैंने किसी ROI शीट में नहीं देखा कि जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर जो कि 24 घंटे वहीं बैठा रहता है उसकी भी सैलरी लगाई जाए। मैंने कई बार बोला हमारी सैलरी हमारे हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय के बराबर लगा दो और फिर ROI निकाल के बताओ। तो ये सब चीजें हमको कहीं ना कहीं अपने अंदर चेंज लाने पड़ेंगे पॉलिसी मेकिंग पे, और उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी, पॉलिसी मेकिंग में टेक्नोलॉजी हेल्प नहीं करेगी, पॉलिसी मेकिंग में हमारा विवेक, हमारा एक्सपीरियंस हेल्प करेगा, और उसके बाद उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव है और क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है और इजीली ट्रांसमिसेबल है। जो हमने सीखा हम अपनी अगली जनरेशन को आसानी से पास ऑन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने को विराम दूंगा और धन्यवाद इस मंच के लिए।